और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई जफर हयात समेत 4 आरोपियों से पूछताछ। एटीएस, आईबी, एसआईटी ने पूछताछ की है। जफर हयात ने कई लोगों के नाम इसमें बताए हैं, जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। आज भी आरोपियों से पूछताछ होगी। जावेद, राहिल, सूफियान ने गोलमोल जवाब दिए हैं, जबकि जो जफर हयात है उसने कई लोगों के नाम बताए गए। ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, यही वो 4 आरोपी हैं जिन्होंने कानपुर में हिंसा भड़काने का काम किया था और इसका मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी। सौरभ फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, चारों आरोपियों से पूछताछ की है एटीएस ने, आईबी ने, एसआईटी ने। क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है और क्या खबर मिल रही है? किन किन के नाम जो है बताए गए हैं यहाँ पर जफर हयात की ओर से? देखिए, जफर हयात से जब एटीएस ने पूछताछ की तो उसने कुछ शहर के नामी बिल्डरों का नाम बताया है जिनकी निगाह चंद्रेश्वर हाथे पर थी, और उन्हीं ने इसको, सूत्र बताते हैं कि उन्हीं ने पूरे मामले में जो पैसे की फंडिंग हुई है, जिस तरीके से पेट्रोल पंप तैयार किए गए थे और वो पत्थर लाया गया था और जो युवाओं को लाया गया था, पैसे देकर बरगला के लाने का काम उन्हीं के द्वारा किया गया था। हालांकि जब जावेद से पूछताछ की गई तो जावेद बार बार अपने बयान बदल रहा था और इन सभी को अलग अलग कमरों में ले जाकर के फिर अलग अलग टीमों ने, एसआईटी की टीम, एटीएस की टीम, आईबी की टीम, ये सभी टीमें थी जो इनसे पूछताछ कर रही थी। इन सभी को कानपुर के बर्रा थाने साउथ इलाके में ले जाया गया था, जहां पर इनसे 3 घंटे से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान जफर हयात खुद को लगातार ये बताता रहा कि इसमें मुख्य साजिशकर्ता कोई और है और मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है। वो अपने आप को बताता रहा, लेकिन उन्हें कई ऐसे नाम बताए हैं जिसको लेकर के अभी फिलहाल जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि ये जांच के घेरे में नाम है। यानी कि सौरभ, ये मान सकते हैं हम कि जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो मास्टरमाइंड हो ही ना, कोई और नया नाम निकलकर सामने आए और उसके बाद कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से जफर हयात, हमारे सूत्र बताते हैं, जफर हयात ने कई सफेद पोश यानी कई स्थानीय नेताओं के नाम बताए हैं, बिल्डरों के नाम बताए, तो उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। फिलहाल जफर हयात की जो सीडीआर है वो सबसे मुख्य बिंदु होगी। उसके जो फोन है उससे व्हाट्सएप कॉल किस किस को उससे व्हाट्सएप कॉल, सबसे ज्यादा जफर हयात ने महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि सबसे ज्यादा इस पूरे प्लान को रचने में, हिंसा को रचने में, बिल्कुल आमतौर पर यही होता है। जो भी मास्टरमाइंड होता है वो खुद सामने नहीं आता है, किसी और को मोहरा बनाकर भेज दिया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया सौरभ मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। उपद्रवियों से निपटने का योगी फॉर्मूला। निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा, दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा एक्शन होगा जो मिसाल बनेगा। माहौल बिगाड़ने की कोई सोच भी ना सकेगा। उपद्रवियों पर 0 टॉलरेंस। योगी ने दिया पुलिस को फ्री हैंड। हालात के मुताबिक एक्शन ले पुलिस। दोषियों पर एनएसए के तहत एक्शन। सीसीटीवी से हर सबूत जुटाया जाए। आरोपियों की बैंक डिटेल्स निकाली जाएं। आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जाए। तो यूपी में हुई हिंसा को लेकर सरकार अब एक्शन में है। सीएम योगी ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि हिंसा में शामिल आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सीएम योगी पुलिस को फ्री हैंड कर चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त हैं। शनिवार की शाम सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में शुक्रवार को प्रदेश में हुई हिंसा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सीएम योगी का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने अधिकारियों को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का फॉर्मूला बताया। निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा, दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने बैठक में साफ कर दिया, प्रदेश में उपद्रव करने वाले किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हर पत्थरबाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी किसी निर्दोष को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्ष गण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं आप। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। ऐसा एक्शन होगा जो मिसाल बनेगा। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों से साफ साफ कह दिया कि यूपी में हुई हिंसा को लेकर ऐसा एक्शन होना चाहिए जो मिसाल बने, यानी पूरी सख्ती के साथ उपद्रवियों से निपटा जाना चाहिए। हर तरह की संभव कार्रवाई हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ होनी चाहिए। वो भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, माहौल खराब करने की परमिशन आप किसी को भी मत दीजिए। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए और कल की घटना के लिए जिम्मेदार जो भी होगा एक एक की जवाबदेही तय करनी चाहिए। कोई भी अपराधी हो, उन सभी को हम लोग, उन सभी के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। माहौल बिगाड़ने की कोई सोच भी ना सकेगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई अगली बार माहौल खराब करने के बारे में सोच भी ना सके। हर उपद्रवी के मन में कानून व्यवस्था बिगाड़ने को लेकर डर होना चाहिए ताकि कोई हिंसा करने की कोशिश ना कर सके। उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। उसी तरह उन्होंने आदेश दिया कि उपद्रवियों के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। योगी ने दिया पुलिस को फ्री हैंड। बैठक में बड़ा फैसला करते हुए सीएम योगी ने उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। उन्होंने साफ किया कि हालात के मुताबिक पुलिस अधिकारी हर फैसला लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हिंसा होने पर जो भी कदम उठाने हैं वो अधिकारी बेझिझक उठाएं। यानी अब अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो पुलिस उससे निपटने के लिए पूरी तरह आजाद होगी। दोषियों पर एनएसए के तहत एक्शन। सीएम योगी ने बैठक में एक बार फिर कहा कि प्रदेश में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हर उपद्रवी तक साफ संदेश जा सके। आरोपियों की बैंक डिटेल्स निकाली जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हिंसा करने वालों की बैंक डिटेल्स हासिल की जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर उनके बैंक अकाउंट सीज किए जाएं और ये पता लगाया जा सके कि कहीं माहौल खराब करने के लिए उन्हें फंडिंग तो नहीं की गई। आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जाए। दोषियों की संपत्ति जब्त करने के लिए उनकी हर तरह की संपत्ति का ब्यौरा हासिल करने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। यानी आर्थिक रूप से दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन का भी प्लान तैयार है। सभी पक्षों से बात करें अधिकारी। सीएम योगी ने बैठक में आदेश देते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी सभी पक्षों से बातचीत करें ताकि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच संपर्क बना रहे। यानी सीएम योगी चाहते हैं कि दोषियों पर एक्शन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हर पक्ष को पुलिस पर पूरा विश्वास रहे ताकि कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखने में हर पक्ष अपना योगदान दे। साफ है, सीएम योगी के लिए प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वो इसको लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते और उन्होंने उपद्रवियों से निपटने का अपना फॉर्मूला भी साफ कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अनामिका सिंह की रिपोर्ट। यूपी में हिंसा में शामिल आरोपियों का हिसाब शुरू हो गया है। कई शहरों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला है। आज प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई होगी। योगी सरकार हर एक पत्थरबाज और बवाली पर पूरा हिसाब करने के मूड में है ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में हुई हिंसा के बाद बवालियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है।
पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चल रहा। शनिवार को पुलिस ने सहारनपुर, कानपुर और प्रयागराज में बड़ा एक्शन लिया है। वहीं सीएम योगी ने बैठक कर अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हिंसा में शामिल कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। कानून के तहत उनको सजा जरूर मिले। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया है। पुलिस हालात के मुताबिक हर निर्णय ले सकती है। उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम होगा। वहीं पूरे प्रदेश में अब तक 255 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर में 64, हाथरस में 50, अंबेडकर नगर में 28, प्रयागराज में 68, मुरादाबाद में 27, फिरोजाबाद में 13, अलीगढ़ में 3, जालौन में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वही बात सहारनपुर की करें तो सहारनपुर में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चला है। आरोपी रहीश और मुजम्मिल के अवैध निर्माण पर ये एक्शन हुआ है। दोनों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थीं। सहारनपुर में पुलिस ने 200 लोगों की पहचान की है। इन पर कार्रवाई होगी। अवैध अतिक्रमण जो था, जो आंदोलनकारी टाइप के लोग जो इसमें अक्यूज्ड हैं, उनके 2 अवैध अतिक्रमण गिराए गए। इसी तरह आगे भी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोग दोबारा ऐसी घटना करने का सोचे भी नहीं। उधर प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने 37 आरोपियों की लिस्ट बनाई है। पीडीए की टीम ने मकानों को चिन्हित किया है। इन घरों पर आज बुलडोजर चल सकता है। करेली में एक आरोपी की संपत्ति की जांच पूरी हो गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम संपत्तियों की जांच में जुटी है। इसके साथ ही पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। अब तक 68 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 100 लोगों को चिन्हित किया गया है। यहाँ के अटाला इलाके में लोग घर छोड़कर चले गए हैं। 1 दर्जन से अधिक घरों में ताले लटके हैं। प्रयागराज में भी जो बवाल हुआ, उसके कसूरवारों पर अब बुलडोजर चलने की आहट शुरू हो गई है, सुनाई देने लगी है, और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और खुद इलाहाबाद यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी अजय कुमार जी हैं यहाँ पर, जो अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं और नापजोक कर रहे हैं। अजय कुमार जी, ये बताइए कि किस तरीके से जो कसूरवार हैं उनकी लिस्ट है आपके पास, क्या आप लोग चेक कर रहे हो, कैसे ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? जो लिस्ट प्राप्त हुई है उस लिस्ट के अनुसार ये देखा जा रहा है कि जो भी उनकी संपत्तियां हैं आरोपियों की, उनका हमारे यहाँ से मानचित्र स्वीकृत है अथवा नहीं। जी, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट मिली है? अभी फिलहाल 37 लोगों की लिस्ट है। योगी सरकार बवालियों का पूरा इलाज करने में जुटी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। कोई भी दोबारा पत्थरबाजी की हिम्मत यूपी में न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं प्रयागराज की। आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिला है। झूंसी के अंधवा में दुकान में आग लगी है और आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है और झूंसी के अंधवा में दुकान में आग लगी है। पीलीभीत के बिलसंडा में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद दोनों की ओर से पथराव शुरू हो गया। साथ ही लोगों ने तलवारें भी निकाल ली, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। घटना चिंतापुर गांव की है। और अब बात गोरखपुर की। गोरखपुर पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश किरण प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घंटा घर के पास जामा मस्जिद के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक नाबालिग के अपहरण और रेप का आरोप है। थाना कोतवाली ने एक 2 साल से फरार अभियुक्त 25,000 का इनामी किरण प्रकाश लोंडे पुत्र प्रकाश राजाराम लोंडे, ये राजघाट का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोतवाली पुलिस को अलग अलग राज्यों में ये छका रहा था
5 बार इसके पकड़ने के प्रयास महाराष्ट्र एवं गुजरात में किए गए, लेकिन ये हाथ नहीं आया। इस बार कोतवाली पुलिस ने उसको महाराष्ट्र से उसको गिरफ्तार किया है। उन्नाव में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल रस्सी बरामद की गई है। दरअसल 6 जून को फतेहपुर 84 इलाके में डालखेड़ा गांव के रहने वाले कुलदीप राठौर की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह अवैध संबंध का शक बताया जा रहा है। पूर्व बीडीसी मेंबर की हत्या का यहां पर खुलासा हुआ है। उन्नाव की खबर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पूर्व बीडीसी मेंबर की हत्या की गई थी। 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पूरे मामले की जांच में अब भी पुलिस जुटी हुई है, लेकिन 2 आरोपी जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, अब बहुत बारीकी से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। पूर्व बीडीसी मेंबर की हत्या की गई थी और इसी मामले को लेकर अब ये खुलासा हुआ, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की ओर से। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हम जिला जेल उन्नाव की, और जो गिरफ्तारी हुई है, जो आरोपी हैं 2, उनकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पूर्व बीडीसी मेंबर की हत्या के मामले को लेकर इन दोनों पर आरोप लगे। रुद्रप्रयाग में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर योजना बनी। योजना से प्रतिदिन लाखों की कमाई होती देखकर उद्योग विभाग महिलाओं को किनारे कर खुद ही लाभार्थी बन बैठा है। देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साल 2020 में केदारनाथ सोवेनियर योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें मास्टर ट्रेनर द्वारा महिलाओं को केदारनाथ की प्रतिमा बनाना सिखाना था, जिसके बाद महिलाओं को स्वयं केदारनाथ की प्रतिमा का निर्माण कर उसका विक्रय करना था। शुरुआती 6 महीने से सब कुछ बढ़िया चलता रहा, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा हाथों हाथ बिकने लगी। लेकिन जैसे ही उद्योग विभाग और मास्टर ट्रेनरों ने देखा कि योजना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन रही है, उन्होंने महिलाओं को दरकिनार कर योजना पर कब्जा कर लिया और खुद ही लाभार्थी बन बैठे। जागरूक संगठन प्रखंड के द्वारा किया जाएगा, प्रखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। आज की डेट में हमें कोई कुछ पता नहीं है कि इसको कौन चला रहा है और किसके हैंड ओवर ही है। जब हम वहाँ गए उद्योग विभाग में, तो हटवाल सर ने हमें कहा कि आप आपके अपने पैसे वापस ले लो। 5 समूह को बना करके जो फेडरेशन बनाया है, उनके कोई भूमिका इसमें नहीं है। उनसे केवल उस समय जो है ये प्रतिभूति जमा कराई गई, उनके नाम से ये अनुदान लिया गया और उन्हें केवल शुरुआती दौर पे उनको शामिल किया गया और फिर उनको किनारे करके इसको व्यक्तिगत बनाया गया है और व्यक्तिगत तौर पे जो है अब ये एक व्यवसाय बना दिया गया है। लेकिन ये चीज़ें कुछ मेरे भी संज्ञान में आई हैं कि कुछ बाहरी लोग इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसको मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा कि इसकी। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक